हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो डोरियों को जोड़कर एक लंबी डोरी बनाई गई है। इसे खींचकर रखा जाता है और इस पर एक ओर से एक तरंग भेजी जाती है। जोड़ से परावर्तित तरंग आपतित तरंग के सापेक्ष पलट जाती है। यदि आपतित तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा संचरित तरंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश हो तो दिए गए विकल्प हैं। लैम्डा डैश बड़ा होगा लैम्डा से, बी लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, सी लैम्डा डैश छोटा होगा लैम्डा से, या फिर डी इनका संबंध बताने के लिए पर्याप्त सूचना अपर्याप्त है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर कि बच्चों हमारा प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है डोरी में उत्पन्न तरंग पर या डोरी में संचरित होने वाले तरंग पर। बच्चों हम जानते हैं कि डोरी में जो तरंग संचरित होती है उसका वेग v बराबर होता है वर्गमूल t बटे म्यू, वर्गमूल t बटे म्यू, जहां पर कि t क्या है बच्चों, t है डोरी में तनाव और बच्चों म्यू होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। देखिए बच्चों इस सूत्र को, ये जो म्यू है जो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन बटे लंबाई तो पहले से है, और आयतन को हम लिख सकते हैं a इंटू एल बटे एल, और एल कट गया, यानी हम म्यू को रो इंटू ए भी लिख सकते हैं। यानी सूत्र जो है v बराबर टी बटे रो ए भी लिखा जा सकता है, जहां पर ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होगा और रो घनत्व होगा और टी तो तनाव है बच्चों। चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि दो डोरियों को जोड़कर एक लंबी डोरी बनाई गई है। चलिए मान लेते हैं कि यह है हमारी पहली डोरी, यह रही पहली डोरी, और अब इसमें हम एक दूसरी डोरी जोड़ रहे हैं। हमने दूसरी डोरी को जोड़ दिया। अब बच्चों क्या किया जा रहा है कि यहां पर एक तरंग भेजी जाती है। देखिए तो चलिए मान लेते हैं कि जो तरंग हम भेज रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। अब बच्चों तो ये तरंग तो आगे जाती जाएगी, तो तरंग इधर आगे इस वाले तार में भी संचरित होगी, इसे ही हमने संचरित तरंग का नाम दिया है। अब बच्चों देखिए यहां पर जो प्रश्न में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, एक ट्विस्ट है कि जोड़ से परावर्तित तरंग आपतित तरंग के सापेक्ष पलट जाती है। यानी बच्चों ये जो जोड़ है, दोनों तारों को जहां पर जोड़ा गया है वहां से तरंग क्या हो रही है बच्चों। चलिए जरा एक दूसरा चित्र बनाएं। ये पहला तार, ये हमारा दूसरा तार, अच्छा इसे हम दूसरे रंग का ले लें, ये हमारा दूसरा तार। बच्चों यहां से जो तरंग परावर्तित हो रही है वो पहले के सापेक्ष पलट गई है, यानी अब ये ऐसा आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, और यहीं से इसी लाइन से हमें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यहां पर देखिए बच्चों, पहली बात तो यह कि जो तरंग संचरित हो रही है, जो तरंग हमने भेजा है इस दिशा में, उसकी आवृत्ति या फिर जो परावर्तित होकर तरंग आएगी उसकी आवृत्ति समान रहती है बच्चों। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति समान। अब चूंकि बच्चों यहां पर जो तरंग परावर्तित हो रही है, देखिए ये जाने वाला तरंग है और ये परावर्तित होकर आने वाला तरंग है, नीचे देख रहे हैं जो आप। अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों हमें विपरीत क्रम में दिख रहे हैं। ये तभी संभव होता है जबकि परावर्तन कहां से हो बच्चों, जबकि परावर्तन हो रहा हो एक सघन माध्यम से, ठीक है बच्चों। जब परावर्तन एक सघन माध्यम से हो रहा हो, सघन माध्यम से हो रहा हो, तब जो है परावर्तित तरंग, जरा हम लिख लें, तब क्या होगा, तब परावर्तित जो तरंग होता है, परावर्तित तरंग, ये मात्रा नहीं है, ये र है बच्चों, परावर्तित, तब परावर्तित तरंग क्या होता है,
आपतित तरंग से विपरीत कला में होता है। आपतित तरंग से क्या होगा? विपरीत कला में होगा जब परावर्तन होगा कहां से? सघन माध्यम से। और बच्चों प्रश्न में यही तो कहा गया है कि आपतित तरंग के सापेक्ष पलट जा रही है। देखिए पलट गई है, ठीक है बच्चों, ये पलट गई थी तरंग, ये देखिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा दूसरा तार है वो पहले के सापेक्ष क्या है बच्चों? सघन है। और सघन कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि इसका जो घनत्व होगा, चलिए मान लेते हैं कि ये तार ए है, ये तार बी है, ये तार ए है, ये तार बी है, यानी यहां पर जो रो बी होगा रो ए से ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, दूसरे तार का घनत्व पहले तार से ज्यादा होगा। और हम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे हैं? परावर्तित तरंग आपतित तरंग के सापेक्ष पलट गई है, विपरीत कला में है, और ये तभी होता है जब परावर्तन तरंगों का सघन माध्यम से हो रहा हो एक। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें एक चीज मिल गया कि जो दूसरा तार है वो ज्यादा घना है, ज्यादा सघन है पहले तार के सापेक्ष। अब बच्चों हम बात करते हैं वेग का सूत्र। हमने लिखा है मूल अवधारणा में v बराबर वर्गमूल t बटे म्यू, जिसे कि हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं t बटे रो ए। अब देखिए बच्चों, हम जो है अगर यहां पर रो का मान ज्यादा हो रहा है यानी v का मान क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। और अगर इसका उल्टा लिख लें कि अगर रो का मान कम होगा यानी v का मान ज्यादा होगा बच्चों। और हमने यहां निष्कर्ष निकाला है कि पहला तार और दूसरा तार, चलिए पहले तार के घनत्व को हम रो ए ले रहे हैं, दूसरे तार के घनत्व को हम रो बी ले रहे हैं। पहले तार में जो तरंग का वेग है उसे हम वी ए और इसे हम दिखाते हैं वी बी से। ठीक है बच्चों, या फिर हम डैश ले लेते हैं क्योंकि प्रश्न में हम डैश के सिलसिले में बात हुई है। तो चलिए डैश इसे डैश नहीं लेंगे, इसे डैश लेंगे और इसे डैश लेंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रो डैश बड़ा है रो से, अतः इस वाले संबंध से क्या हो जाएगा बच्चों? वी डैश छोटा हो जाएगा वी से। लेकिन हमें तो तरंग दैर्घ्य की बात करनी है बच्चों। हम जानते हैं कि v बराबर होता है न्यू गुणा लैम्डा। अब चूंकि आवृत्ति समान है इसीलिए हम केवल v और v डैश की बात करेंगे। तो हमें क्या मिल रहा होगा बच्चों? हमें लैम्डा बटे लैम्डा डैश मिल रहा होगा। अब चूंकि यहां पे हम ये निष्कर्ष पहले ही निकाल चुके हैं कि v डैश जो है छोटा है किससे? v डैश छोटा है, देखिए यहां पे देखिए v डैश छोटा है v से, अतः हमें मिल रहा होगा कि लैम्डा डैश भी छोटा होगा लैम्डा से। ठीक है बच्चों, लैम्डा डैश भी छोटा होगा लैम्डा से। अतः यहां जो तरंग संचरित हो रही है उसका तरंग दैर्घ्य यहां के तरंग दैर्घ्य से कम होगा। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, लैम्डा डैश छोटा है लैम्डा से। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।